एक दिन चांदनी अपने माता पिता के साथ कार में बैठकर पहाड़ी की ओर सैर करने जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक जादूगरनी दिखाई देती है। वो आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांग रही थी। जादूगरनी के बगल में एक साइकिल टूटी हुई पड़ी थी। पिताजी, ये बेचारी जादूगरनी बहुत परेशान लग रही है, हमें इसे लिफ्ट दे देनी चाहिए। फिर वो तीनों जादूगरनी को अपनी कार में बैठा लेते हैं। उसके बाद चांदनी के पिता कार चलाते हुए जादूगरनी के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। जादूगरनी जादू से बने 3 जादुई बैंगन के घर में रहती थी। उन तीनों सुंदर घरों को देखकर चांदनी और उसके माता पिता को बड़ी हैरानी होती है। तुम तीनों बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे साथ खाना खाकर यहाँ से जाओ। उसके बाद जादूगरनी के कहने पर तीनों जादुई बैंगन के घर से सोने चांदी के बर्तन बाहर निकल आते हैं। फिर देखते ही देखते तीनों घरों से ढेर सारे पकवान बाहर निकलकर बर्तनों के ऊपर आ जाते हैं। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ बेटी, ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, चलो अब खाना शुरू करो। फिर चांदनी और उसके माता पिता पेट भर खाना खाकर जादूगरनी से विदा ले लेते हैं। लेकिन अगले दिन जब वो तीनों अपने घर पहुंचते हैं तो उनके घर के सामने ढेर सारे लोग और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे। सर, ये सब क्या है? आप लोग मेरे घर के सामने क्यों इकट्ठे हुए हो? तुमने बैंक से ढेर सारा कर्ज लेकर बैंक वालों का पैसा डुबोया है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। अरे ये क्या हरीश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि बैंक को धोखा देना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बेकार में नाटक मत कर राहुल, मैं जानता हूँ वो सारे पैसे बैंक से तूने निकाले हैं। अब तू सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि राहुल ठीक आदमी नहीं है, इसके साथ पार्टनरशिप में व्यापार मत करिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद पुलिस वाले चांदनी के पिता को पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ बैंक वाले अपने पैसे वसूल करने के लिए चांदनी के घर को नीलाम कर देते हैं। यहाँ तक कि वो लोग चांदनी के घर में रखे सारे सामान के साथ साथ उनके कपड़े भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर चांदनी अपनी माँ के साथ सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में घर छोड़कर चली जाती है। उन दोनों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची, इसलिए वो दोनों फुटपाथ पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चांदनी की माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजना शुरू कर देती है ताकि चांदनी की पढ़ाई जारी रखे। दूसरी तरफ चांदनी के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। इसके पिता एक नंबर के चोर और धोखेबाज हैं। उन्होंने बैंक के सारे पैसे हड़प लिए हैं। हाँ, मुझे तो लगता है ये भी अपने पिता की तरह धोखेबाज है, इसलिए आज से हम में से कोई भी इस लड़की से बात नहीं करेगी। मेरे पिता बेकसूर हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी लड़की उसका यकीन नहीं करती। रोज रोज लड़कियों के ताने सुन स्कूल में चांदनी का पढ़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ चांदनी की माँ इतने पैसे भी जमा नहीं कर पाती कि दोनों माँ बेटी का गुजारा हो सके। फिर एक दिन चांदनी की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। बेचारी फुटपाथ पर लेटी हुई दर्द से तड़प रही थी। चांदनी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ को किसी डॉक्टर के पास ले जा सके। माँ, मुझसे तो तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। पिताजी तो जेल चले गए, अब तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तभी वहाँ से गुजर रही जादूगरनी दोनों माँ बेटी को देख लेती है। जादूगरनी फौरन उन दोनों को अपनी उड़ने वाली साइकिल पर बैठाकर अपने जादुई बैंगन के घर में ले जाती है। फिर चांदनी रोते हुए जादूगरनी को सारी कहानी सुना देती है। जादूगरनी उसी वक्त चांदनी की माँ को एक जादुई बैंगन खिलाकर उसकी तबीयत ठीक कर देती है। तुम चिंता मत करो चांदनी, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद जादूगरनी चांदनी को लेकर राहुल के घर पहुंच जाती है। फिर वो अपनी थैली से एक जादुई बैंगन निकालकर राहुल के सर पर फेंक देती है। फिर अगले ही पल एक धमाके के साथ जादुई बैंगन फट जाता है, जिसके असर से राहुल पुलिस स्टेशन जाकर अपना पूरा गुनाह कबूल कर लेता है। उसके बाद पुलिस वाले राहुल को जेल में बंद कर चांदनी के पिता को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ चांदनी के पिता को खोई हुई सारी संपत्ति मिल जाती है। जादूगरनी आंटी, आपने हमारी मदद करके हमारे जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया। हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। कोई बात नहीं चांदनी, मैं हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती हूँ। जिंदगी में जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो बेझिझक मेरे पास चली आना। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। इस तरह सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है
और चांदनी फिर से अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में मोहिनी अपने पति, सास और बेटी करिश्मा के साथ रहा करती थी। एक दिन मोहिनी अपने पति के साथ किसी रिश्तेदार के घर जा रही होती है। तभी मोहिनी करिश्मा से कहती है, करिश्मा, हम दोनों तेरी मासी के घर जा रहे हैं, तू भी चलेगी क्या? नहीं मम्मी, आप दोनों जाओ। आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, इसलिए मैं उसकी बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मोहिनी अपने पति के साथ चली जाती है। रात को मोहिनी और उसका पति घर लौट रहे थे। तभी उसकी नज़र एक 12 साल की लड़की पर जाती है। वो लड़की सड़क किनारे रो रही होती है। तभी मोहिनी अपने पति से कहती है, देखिए जी, बेचारी लड़की इतनी रात गए सड़क किनारे रो रही है, हमें उसके पास जाकर उसकी परेशानी पूछनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। सुनो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रार्थना है। लेकिन तुम इतनी रात को खड़ी होकर क्यों रो रही हो? मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि एक सड़क दुर्घटना में मेरे चाचा चाची की मौत हो गई है। अब उनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं था। मोहिनी और ऋषभ को प्रार्थना पर बहुत तरस आता है और दोनों वहां से थोड़ा दूर हटकर आपस में बात करते हैं। मोहिनी, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम इसे अपने साथ हमारे घर ले चलें? हाँ, हमारी बेटी भी तो इसी की उम्र की है। वैसे भी रब का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अगर हम इसे अपने पास रख लेंगे तो इसमें हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बल्कि ये तो और अच्छी बात है कि हम किसी बेसहारा का सहारा बन रहे हैं। इस तरह दोनों प्रार्थना को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद दोनों प्रार्थना को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। प्रार्थना का रंग काला था और उसके चेहरे पर मोटे दाने भी थे। लेकिन करिश्मा जैसे ही प्रार्थना को देखती है तो बोलती है, अरे मम्मी पापा, ये आप किस गरीब को उठा लाए? करिश्मा, अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। लेकिन क्यों माँ? देखो तो कितनी गंदी लग रही है। अगर मेरे दोस्तों को ये पता चला तो वो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे हम। हमने फैसला कर लिया है कि ये इसी घर में रहेगी। मोहिनी की बात सुनकर करिश्मा गुस्से से वहां से चली जाती है। करिश्मा के जाने के बाद मोहिनी प्रार्थना से कहती है, प्रार्थना, अब से तुम हमेशा यहीं रहोगी और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी माँ कह सकती हो। ये सुनकर प्रार्थना बहुत खुश होती है। मोहिनी की सास सावित्री को भी प्रार्थना को देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सावित्री कुछ नहीं कहती। अगले दिन सभी एक साथ बैठे हुए थे। तभी सावित्री करिश्मा के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी चांद सी खूबसूरत पोती, तुझे देख लेती हूँ तो मेरी सारी चिंता गायब हो जाती है। देख, मैं तेरे लिए फ्रॉक और मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। दादी, आप मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई हो क्या? अरे पहले अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, काली बंदरिया। मेरे बेटे बहू ने तुझ पर तरस खाकर इस घर में ले आए, लेकिन तू मेरी पोती नहीं। और वैसे भी मेरी खुद की पोती परियों की तरह खूबसूरत है। तुझे देखकर तो मेरा दिन खराब हो जाता है। काला साया आई बड़ी, इसके लिए लाऊंगी मैं कुछ। इतने फालतू पैसे आ रहे हैं ना। मोहिनी को सावित्री का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अपनी सास को कुछ नहीं कहती है। करिश्मा और प्रार्थना एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। कुछ सालों बाद दोनों का हाई स्कूल हो जाता है और ऋषभ दोनों का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए करवा देता है। जब करिश्मा को पता चलता है कि प्रार्थना का एडमिशन भी उसी स्कूल में हुआ है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मम्मी, मैं इतने बड़े स्कूल में मैं इस काली कलूटी के साथ नहीं जाऊंगी। वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे आएंगे, वो सब इसको मेरे साथ देखकर मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। जैसे तैसे 10वीं तक मैंने इसको झेल लिया, लेकिन अब मैं नहीं झेल सकती। ये कैसी बातें कर रही हो? प्रार्थना तुम्हारी बहन है। ये मेरी बहन नहीं है, इसे आप दोनों सड़क से उठाकर लाए हो। करिश्मा, अगर प्रार्थना देखने में खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ? ना जाने तुम हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों करती हो। अच्छी शक्ल होना या ना होना खुद के हाथ में नहीं है। चाहे कुछ भी हो, तुम आगे की पढ़ाई भी एक साथ ही करोगी और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। इस तरह फैसला हो जाता है कि दोनों आगे की भी पढ़ाई एक साथ ही करेंगी। अगले दिन दोनों साथ में स्कूल जा रही होती हैं। करिश्मा रास्ते में प्रार्थना को खरी खोटी सुनाते हुए जा रही थी। देख, तू मेरे साथ जा तो रही है,
लेकिन किसी को मत बताना कि तू मेरे साथ मेरे ही घर में रहती है। तू बस इतना बोल देना कि तू हमारे पड़ोस वाले घर में रहती है। करिश्मा, बेशक मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। हम दोनों को एक साथ प्यार से रहना चाहिए, लेकिन तुम काले चेहरे की वजह से तुम हमेशा मुझसे नफरत करती हो। चेहरे की वजह से भी नफरत करती हूँ और तेरे आ जाने से हमेशा मम्मी मुझे डांटती रहती हैं। ये भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ, कभी सोचना भी मत कि मैं तुझे कभी अपनी बहन मानूंगी। तो मेरी कुछ नहीं लगती, चल मुझसे दूर हट। इतना बोलकर करिश्मा आगे आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूल पहुंच जाती हैं। स्कूल पहुंचते ही सारी लड़कियां प्रार्थना की तरफ देखने लगती हैं और आपस में बात करते हुए हंसने लगती हैं। इस स्कूल में सभी लड़कियां प्रार्थना का मजाक बनाती थीं। उनके साथ मिलकर करिश्मा भी उनका मजाक बनाती थी। प्रार्थना बहुत रोती थी, लेकिन वो कभी भी मोहिनी को इस बारे में नहीं बताती थी। एक दिन प्रार्थना मोहिनी के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी करिश्मा आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तू क्यों तैयार हो रही है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरे चेहरे पर जाकर मेकअप गुम हो जाता है। तू कितना भी मेकअप लगा ले, तेरी शक्ल नहीं बदलने वाली और ना ही तेरे चेहरे का रंग। इस तरह करिश्मा प्रार्थना का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रार्थना मोहिनी के साथ बाहर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रार्थना की क्लास में पढ़ने वाली नीलम का जन्मदिन आ जाता है। नीलम अपने जन्मदिन पे क्लास की सभी लड़कियों को बुलाती है। नीलम की जन्मदिन पार्टी में करिश्मा और प्रार्थना अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। तभी कुछ लड़कियां प्रार्थना को देखकर बोलती हैं, देखो देखो वो लड़की, इसे देखकर हमारा मूड खराब हो जाता है। वैसे मैंने नीलम को कहा था इसे अपनी बर्थडे पार्टी पर मत बुलाना, लेकिन उसने इसे इनवाइट करके पूरे फंक्शन की वॉट लगा दी। वैसे करिश्मा, ये लड़की हमेशा तेरे साथ ही रहती है, ऐसा क्यों? कहीं ये तेरी बहन तो नहीं? अरे नहीं नहीं माही, ये तुम्हें किस एंगल से मेरी बहन नजर आ रही है? ये काली बंदरिया और मैं इतनी खूबसूरत। करिश्मा की ये बात सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगती हैं। ये सब सुनकर प्रार्थना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। प्रार्थना एक बगीचे में जा बैठती है। मेरे चेहरे की वजह से दादी और करिश्मा मुझसे इतनी नफरत करती हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ उसी दिन से मैंने करिश्मा को अपनी बहन माना, लेकिन ये तो हमेशा मेरा मजाक ही बनाती रहती है। पहले तो अकेली मजाक बनाती थी, लेकिन अब तो स्कूल की लड़कियों के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाने लगी है। तभी प्रार्थना की नजर दूर खड़ी एक नागिन परी पर जाती है। नागिन परी बहुत परेशानी के साथ वहां खड़ी रहती है। प्रार्थना नागिन परी के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ और आप कौन हो? मैं नाग परी लोग की नागिन रानी परी हूँ। मेरी 3 बेटियों को यहाँ की जादूगरनी ने एक फ्रॉक के रूप में बदल दिया है और उन्हें अपने साथ अपनी गुफा में लेकर चली गई है। और जादूगरनी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। और मैं एक नागिन परी हूँ, इसलिए मैं उस गुफा के अंदर नहीं जा सकती। मेरी जादुई छड़ी भी नाग परी लोक में ही रह गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस जादूगरनी के चंगुल से अपनी बेटियों को कैसे छुड़ाऊं। आप परेशान मत होइए नागिन रानी परी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बस आप मुझे उस जादूगरनी की गुफा तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद नागिन रानी परी प्रार्थना को उस जादूगरनी की गुफा के बाहर छोड़ देती है। प्रार्थना जादूगरनी की गुफा के अंदर जाती है और जादूगरनी के ऊपर मिर्ची पाउडर छिड़क कर उसे रस्सी से बांध देती है। सुन लड़की, नागिन रानी परी की मदद करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा और तूने मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं तो कहती हूँ तू मेरी मदद कर, मैं तेरा घर सोने के सिक्कों से भर दूंगी। तू चाहे कुछ भी बोल, मैं तेरी मदद नहीं करने वाली। मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है। मैं तो बस यहाँ नागिन परी के मकसद से आई हूँ और वो मकसद पूरा करके ही जाऊंगी। इतना बोलकर प्रार्थना जादूगरनी की गुफा में आग लगा देती है और तीनों फ्रॉक को लेकर बाहर आ जाती है। जादूगरनी की आग में झुलसकर मौत हो जाती है। बाहर आते ही नागिन रानी परी की तीनों बेटियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। बेटी, तुमने इतने साहस के साथ मेरी मदद की, ये कोई और नहीं कर सकता था। मेरी तीनों बेटियां अपनी शक्तियों को मिलाकर तुम्हें एक फ्रॉक देंगी, उसके बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। और हाँ, इस फ्रॉक को पहनने के बाद शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं।
इसके बाद नागिन रानी परी की तीनों बेटियां अपनी शक्ति मिलाकर एक जादुई फ्रॉक बनाती हैं और प्रार्थना को दे देती हैं। प्रार्थना नागिन रानी परी और उसकी तीनों बेटियों को धन्यवाद करती है और फ्रॉक लेकर वहां से चली जाती है। प्रार्थना अपने कमरे में जाती है और फ्रॉक पहन लेती है। उसके बाद प्रार्थना परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। तभी प्रार्थना को मोहिनी के रोने की आवाज आती है। प्रार्थना भागती हुई मोहिनी के पास जाती है और वो देखती है करिश्मा का एक हाथ टूटा हुआ है। माँ माँ माँ, ये सब कैसे हुआ? करिश्मा करिश्मा सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से इसका एक हाथ टूट गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब इसका क्या होगा। माँ, मेरे पास जादुई फ्रॉक है जिसे पहनने से शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आप ये फ्रॉक करिश्मा को पहना दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद करिश्मा फ्रॉक पहन लेती है। करिश्मा के फ्रॉक पहनने के बाद उसका हाथ पहले की तरह ठीक हो जाता है। करिश्मा की आंख नम हो जाती है और वो प्रार्थना से कहती है, मुझे माफ कर दो प्रार्थना, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ। मेरी पहले की गई गलती माफ कर दो। अब से हम दोनों बहनों की तरह साथ रहेंगे। प्रार्थना, मुझे भी माफ कर दो बेटा। आज तेरी वजह से मेरी पोती पहले की तरह ठीक हो पाई है। अब से मैं तुम दोनों को एक समान प्यार दूंगी। इस तरह से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और प्रार्थना अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।